आज की हमारी कहानी टोका नाम के इस लौंडे पे है जो कि बेशक एक छोटे से विलेज में रहता है एक नॉर्मल मेन कैरेक्टर की तरह, लेकिन हमारे भाई के थोड़े शौक थोड़े अजीब हैं। अपने भाई को खेती में असल में मूली उगाना ज्यादा पसंद है। अब वो बात लगे कि मूली नहीं मूला लग रहा है और अपने भाई को असल में लड़की की टांगे दिखती है। मतलब ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा ठीक है, तो कोई बात। हमारे भाई के खुद के शौक है तो हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। हमारे भाई को उसकी मूली इतनी ज्यादा पसंद है कि वो उसे पल्लू से भी ढक के रखता है। क्या बोला तूने? लेकिन जब हमारा भाई ये सब हरकतें कर ही रहा होता है, उसके सामने उसकी बचपन की दोस्त योना आ जाती है। इस लड़की का नाम है योना यूनिस एंड ऑफ कोर्स ये हमारे भाई के साथ यहाँ इस विलेज में बचपन से रहती आई, क्योंकि हमारे भाई की बचपन की दोस्त है। तो हमारे भाई को एक डांट लगाते हुए कहती है, अबे यार तू क्या कर रहा है, शियोन की तरह बनना है, वो एक लेजेंड हीरो है और तू यहाँ पे मूली बेच रहा है। हम लोगों को ये भी पता चलता है कि असल में हमारे शियोन है, उसने पहले भी मतलब 3 महीने पहले एक डीमंस का अटैक हुआ था, उनसे भी बचाया है इस विलेज को उस हेल गेट को बंद करके। हालांकि वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था गेट एंड अभी भी डीमंस आ सकते हैं। योना मैं टोके लौंडे को कहते हैं, भाई तू क्या कर रहा है यार, वो लेजेंडरी हीरो है और तो लेजेंडरी जीरो है, वो भी दोनों सेम उम्र के। कुछ आईएएस वाईएएस बन जा, लेकिन अपना भाई मानता ही नहीं है। लेकिन हमारे भाई को मूल्य उगाने में ज्यादा ही मजा आता है, तो ऑफकोर्स वो वही काम करता है। अपना भाई जब अपनी मूल्य को देख ही रहा होता है तभी उसे योना की मूलियां भी दिखती है। शाबाश। न तो का नालायक लौंडा जाता है योना की मूल्य को ढकने के लिए, लेकिन योना उसे एक तेज लात मारते हुए कहता है, भाई तू क्या कर रहा है यार, ये भगवान जाने तेरा क्या होगा। लेकिन वो उसे ये भी बताते कि असल में कुछ मॉन्स्टर जल्द ही आने वाले, तो ऑफकोर्स उसके लिए प्रिपेयर है। अपने भाई योना को बोलता है, चिंता मत करो मैंने एक बढ़िया सा जाल बिछा रखा है। लेकिन हमारे योना उसे कहती है, नालायक तू बस जाओ तलवार उठा। बाद में जब योना वहां से चली जाती है विलेज में, वहां पे एक मॉन्स्टर आता है और हमारी योना को पकड़ के बोलता है, हेलो गाइस चाय पी लो। वही योना को ऐसी मुसीबत में देख के हमारे भाई को उसके प्लान के बारे में याद आता है एंड वो मच्छी पकाना शुरू कर देता है। वो इस 4 फुट के राक्षस को एक बिल्ली समझने की कोशिश करता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है मच्छी की स्मेल से, लेकिन मॉन्स्टर हमारी टोका की मेहनत पे थूक देता है और हमारी योना की तरफ बस अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे शियोन आ जाता है और योना को बचा लेता है। बेशक इस चीज के बाद हमारे योना के दिल में शियोन के लिए एक अलग जगह बन जाती है। आया शियोन वही लौंडा जो कि असल में एक लेजेंडरी वॉरियर है। हमारी योना जो कि शियोन के वैसी पैसे काफी ज्यादा पसंद करती थी और अब इस इंसिडेंट के बाद तो वो कुछ ज्यादा ही पसंद करना शुरू कर चुकी है। मौका देखते ही हमारी योना जो होती है शियोन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और हमारे भाई को रिजेक्ट कर देती है। और हमारे भाई के अंदर मनी मन गाना बजा होता है, टूटा हुआ साज हूं मैं, टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। वो हमारे भाई की बिल्कुल भरी सभा में फुल बेइज्जती मारती है और शियोन को ज्यादा बढ़िया बताती है। हमारा भाई योना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन योना उसे मुंह पे मना कर देती है और कहते हैं, अबे जाना। हमारा भाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी बादल फटने ऐसी आवाज आती है और हमारा पूरा विलेज सोचता है ये क्या हो गया, लेकिन तभी पता चलता है ये तो बस शियोन की पेट की आवाज थी। अब हमारे शियोन को लगी है भूख और हमारी योना को भी पता है कि भाई मौके पे चौका मारना है, इसलिए वो उसे घर पे इन्वाइट करती है खाने के लिए। कोई बात नहीं, हम तो लेकिन इस भुक्कड़ को तो इतनी तेज भूख लगी होती है कि इसने वही मछली खाने की सोच ली होती है जो हमारी टोका ने बनाई होती है। इन दी एंड वो उसी जाल में फंस जाता है जो हमारी टोका ने बचाया होता है और हमारा लेजेंडरी हीरो एक छोटे से ट्रैप में फंस के मर चुका होता है। पूरा विलेज पगला जाता है और कहता है, अबे नालायक टोका तूने क्या कर दिया। ये गाँव वाले काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं हमारी टोका से, क्योंकि उसने उनके इकलौते लेजेंडरी हीरो को मार दिया होता है। लेकिन हमारा जो टोका था वो जोहन का फैन था, तो एंड ऑफ कोर्स वो पूरे विलेज को मैनिपुलेट कर देता है और सारी जो ब्लेम होता है वो सीधे विलेजेस के ऊपर ही डाल देता है, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। इसलिए हमारे जो विलेजेस होता है वो सब पूरी दुनिया को बता देते कि जो लेजेंड हीरो है उसे हमने प्रेशराइज करके बाहर भेज दिया और बाद में वही पीछे पीछे शियोन की बॉडी को धपना देते हैं। वहीं अगले दिन टोका जो होता है जैसे मिरर में देखता है उसे देखने को मिलता है शियोन का फेस। पहले अपना टोका शॉक हो जाता है, फिर बाद में रॉक करता है। मौके पे चौका मारते हुए अपना भाई जो होता है वो जाता है योना का घर पे एंड उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके वो शियोन का फेस का यूज करके हमारी योना के घर के अंदर आने की कोशिश करता है। हालांकि कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और इसी तरह हमारे भाई ने जैसे ही उसकी शक्ल तो ले ली होगी शियोन की, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी वही नालायक वाली होती है। हमारे योना को ये तो समझ आ जाता है कि भाई ये कोई नालायक इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर, और मार मार के टोका की एक आग भी फोड़ देती है। लेकिन बाद में हमारा टोका जो होता है सब कुछ बता देता है योना को कि असल में वही है वो। इवन पहले तो हमारी योना मान नहीं रही होती है, लेकिन बाद में हमारे कुछ सीक्रेट मेमोरी बताने के बाद हमारी योना मान ही जाते कि हाँ भाई ये वही है, लेजेंडरी लूजर। वहीं एक चीख सुनने के बाद दोनों के दोनों जाते और देखते हमारी एक एंड्री नाम की एक लड़की को, जो कि असल में टोका जैसे एक ट्रैप में फंसी होती है एंड बाद में बताती है कि असल में टोका को शियोन की असल में शक्ल उसी ने दी है नेक्रोमेंसी पावर का यूज करके, और जो टोका की रियल बॉडी है वो असल में इस कॉफिन में है। हमारे एंडी जो थे हमारे भाई से पूछते कि हाँ भाई बता क्या हुआ था हमारे शियोन के साथ। हमारा भाई सारी कहानी बताता है जो हुआ था शियोन के साथ एंड इन दी एंड हमारी जो एंडी होती है वो हमारे भाई को कहती है कि बेटा अब देखो दुनिया को बचाना पड़ेगा और उस हेल के गेट को बंद करना पड़ेगा और ये तेरा अब से टास्क है। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं यार, डेस्टिनेशन तो यही है, हालांकि मरने का उससे भी डर रहता है, लेकिन कहता है कोई बात नहीं, जो होना है वो होते रहेगा। एंड इसीलिए वो हमारे एंडी के कदमों में गिर जाता है और कहता है प्लीज मेरे को गाइडेंस दो। फिर योना के अंदर भी होती है चुल एंड वो कहते हैं कि वो भी उनके साथ जाएगी।
सिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे ये लोग जो होते हैं शॉपिंग करने जाते हैं और थोड़े काफी सारे यंत्र खरीदते हैं बढ़िया डिस्काउंट पे हथियार मिलने के बाद ये लोग खाना वाना खाते हैं और क्योंकि शियोन की शकल है तो भाई थोड़ा डिस्काउंट मिल ही जाता है। अब इन लोगों को बनना है अंबानी तो ऑफकोर्स जीने के लिए थोड़ा पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं गिल्ड में हमारे भाई को पीछे छोड़ के। हमारा टोका जो होता है दो लड़कियों के साथ थोड़ा एक टशन मार रहा होता है लेकिन दोनों लड़कियों को शक होता है कि क्या ये भैया है शियोन। टैच करने के लिए ये लोग एक बंदे को बुलाते हैं जो कि कहता है चलो भाई डुएल करते हैं लेकिन अपना भाई से मना भी नहीं कर सकता क्योंकि शियोन ने से पहले कहा था करना तो पड़ेगा तेरे को डुएल, इसलिए इन दोनों का डुएल जो होता है शुरू हो जाता है लेकिन अपना भाई जो होता है इन दी एंड पिट जाता है बहुत बुरी तरह से। मतलब पिटना तो एक दूसरी बात लेकिन अपनी आंखें भी फुड़वा देता है एंड ये लोग जो होता है हमारे भाई को गिल्टी समझते हैं और फेक शियोन भी। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को मिलते हैं 3 लाख रुपए का टास्क और साथ ही साथ शियोन का एक पुराना दोस्त भी। बंदा इन लोगों की टीम में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाता है हालांकि इसका रीजन कुछ और होता है, मतलब भाई को छोरी पटाना है। वहीं दूसरी तरफ हमें टोका को दिखाया जाता है जो कि खंबे पे लटका हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इसकी मौत का तमाशा देखने के लिए आए हैं क्योंकि असल में गिल्टी है शियोन को मारने के लिए। लेकिन हमारे टोका की किस्मत अच्छी होती है, वहाँ पे तीनों टबक पड़ते हैं एंड इन्हें सारी बातें बता दी होती है पहले ही काइल को सारी स्टोरी, इसलिए जो हमारा काइल होता है वो जाता है बचाने के लिए हमारे भाई को। काइल टोका को अपनी स्वॉर्ड देता है और कहता है ये वही स्वॉर्ड है जो असल में हमारे शियोन के पास थी, मतलब वैसी दिखती है लेकिन असल में ये काफी रहेगी उसे बचाने के लिए। एंड वो बोलता है कि इसे एक बड़ी स्वॉर्ड जैसा इमेजिन करो एंड जैसे अपना भाई ये करता है वो बच जाता है क्योंकि जितने भी वहाँ पे आसपास के लोग थे वो सोचते कि भाई ये सच में एक वही पुराना शियोन ही है एंड फिर वो लोग उस पर डाउट नहीं करते और कहते हैं हाँ भाई सब ठीक है तुम लोग जा सकते हो। वहीं तभी हमारे भाई को पता चलता है कि हमारे जो एंड है वो बताते हैं उसे कि असल में तुम्हारी स्वॉर्ड इसलिए तुम्हारे सामने काम नहीं करती क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। ये सब दोगलापन मैं तेरा मतलब एक बच्चे पे जितनी लेवल की मैजिक पावर होती है उतनी ही तुम पे है तो ऑफकोर्स तुम बिल्कुल भी एक हीरो बनने के लायक नहीं हो और एक हीरो के लिए हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। वहीं तभी हमारा जो कार्य होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर मैं इसे मार देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टोका ही लीडर बने एंड अगर तुम नहीं चाहती तो ऑफकोर्स मैं इसे मार देता हूँ। वैसे मेरे पास इसके मारने के 2 तरीके हैं, या तो इसको सीधे इसका सर ही उड़ा दूं या फिर इसका जो कॉफिन है उसमें इसे मार दूं। लेकिन एंडी जो है काफी डिटरमाइंड होती है एंड इसलिए हमारा जो कार्य होता है कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं इसका साथ दूंगा ताकि हम लोग हेल के दरवाजे को बंद कर सके जल्द से जल्द। वहीं तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है हमारे भाई का जहाँ वो सो रहा होता है एंड ये सोच रहा होता है कि भाई अब वो कम से कम अकेला तो नहीं लड़ेगा क्योंकि उसको वो जानता है कि उसके साथ अभी एंड्री और हमारा काल दोनों है। हालांकि उसे ये भी याद आता है कि असल में क्या हुआ अगर बीच रास्ते में वो मार गया यानी इस जर्नी के बीच में ही, और इसलिए हमारे भाई के वहाँ पे फट जाते हैं और चले जाता है एंड्री के पास वो एंड वो जाता है ताकि वो अपने उस कॉफिन को ले सके। एंड्री और यूनो दोनों सो रहे होते हैं, जैसे अपने भाई उस कॉफिन को लेने जा रहा होता है उसे दिखती है मूलिया एंड अपने भाई जो होता है वो सोचता है भैया इनको अपने पल्लू से ढक देते हैं, जैसे वो बहुत पहले से करना चाहता था वैसे वो उसकी टांगों को फिर से ढक देता है। यूनो की टांगों को ढकने के बाद अपना भाई जैसे बाहर जा रहा होता है उसे फील होता है कि कोई तो आ रहा है। वो तभी वहाँ पे काल को देखता है जो कि हमारे एंड्री के पास आता है और उस कॉफिन को उठा के मारने की कोशिश करता है उसके रियल बॉडी को हमारे भाई के। अब पता नहीं इसका पीछे रीजन क्या है लेकिन जैसे वो उसे ट्राई करता है उस कॉफिन को मारने की, कॉफिन को मारना एक तरह से मतलब है कि टोका को मारना। कार्ल कोशिश करता है लेकिन वो किसी काम की नहीं रहती बल्कि वहाँ पे आवाज हो जाती है, इसलिए कार्ल वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले हमारे एंड्री और यूना जागते हैं, हमारा जो काल था वहाँ से भाग चुका था लेकिन हालांकि यूना पे जो उसने उस रात को शॉक चढ़ाए थे उसकी वजह से उसके बहुत बुरी हालत होती है। इवन इस चीज का असर हमारे भाई को सुबह तक होता है। वहीं जब टोको जो होता है कार्ल के साथ जा ही रहा होता है तभी वो उसे सब रात का इंसिडेंट को बताता है। इवन ये बात भी बताता है कि असल में उस रात तो बस वो यूना के पैरों में सॉक्स डालने गया था और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा कार्य होता है वो कहता है चलो ठीक है इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस टास्क के बाद। अब वैसे तो हमारे टोका को सब पता है कि भैया कौन क्या कांड कर रहा था वहाँ पे, लेकिन वो हमारे कार्य से यहाँ पे भिड़ नहीं सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एंड्री के साथ ही रहता है। वहीं तभी ये लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे जो हीरोज होते हैं वो मारने की कोशिश कर रहे होते हैं उस डीमन को, लेकिन कोई भी टिक नहीं पा रहा होता। सबकी हालत खराब होती है और सब लोग फॉरेस्ट की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के साथ अपना जो भाई यानी टोका होता है वो भी कोशिश करता है, हालांकि वो उस मॉन्स्टर के द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन अपना जो भाई होता है उस मॉन्स्टर के बारे में काफी कुछ पता कर चुका होता है मैजिक के बारे में और सबको उस चीज के बारे में बताता है बीच सभा में चिल्ला चिल्ला के। तभी हमारा जो भाई यानी कार्ल होता है वो जाता है अपनी तलवार लेके एंड उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसका हार्ट जो होता है वो हमारे योना को दे देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए मेरी जान। कोई बात नहीं हम तो तभी पीछे से हमारा भाई तो आ जाता है और कहता है अरे यार ये तो मेरा होना चाहता क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था उसके मैजिक के बारे में। तभी इससे पहले कि फालतू की बातें करते इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद अपना जो भाई तो होता है डरते हुए सबको कहता है चलो फिर कैसल के अंदर चलते हैं। वहीं कैसल के अंदर पहुंचने के बाद हमारे जो एंड्री होते हैं अपने मैजिक का यूज करके उन स्केलेटन्स को खड़ा कर देती है और मॉन्स्टर के स्टोन या फिर यूगन के हार्ट के साथ मिलकर उसकी पावर और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कार्ल जो होता है वो भी अपनी पावर का यूज करता है ताकि हमारे जो एंड्री के जब तक माना खत्म होता है उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सके। लेकिन तभी बीच में लड़ते लड़ते हमारी यूना के कपड़े जल जाते हैं पॉजिंग के जरिए एंड भक्तों चल जाती है बाहर। वहीं तभी पीछे से भक्तों हमारे टोका आता है, उसे कहता है चिंता मत करो मेरे पास तुम्हारे लिए कपड़े हैं एंड उसे स्विमिंग सूट दिखाता है। अब भाई क्योंकि कुछ ना से तो कुछ अच्छा ही होता है इसलिए जो हमारी यूना होती है उन कपड़ों को ले लेती है एंड फिर वो फिर से लड़ाई के लिए चल जाते हैं। हमारा भाई जैसे ही इस बार अपनी स्वॉर्ड निकालता है वो उसे यूज कर पाता है, हालांकि बहुत बुरी तरह। हमारा जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे भाई की स्वॉर्ड ही पकड़ लेता है एंड उसको वापस उसे खींचने नहीं देता है।
और इसी बात पे अपना जो टोका होता है वो यूना से मदद मांगता है एंड यूना उस स्टोन का यूज करके हमारे भाई को बहुत बुरी गंदी वाली किक मारती है और हमारा भाई दीवार पे चिपक जाता है उस मॉन्स्टर के साथ। वहीं पीछे से काल आता है और हमारे यूना को सुला देता है। यूना को बेहोश करने के बाद हमारा जो काल होता है हमारे भाई के ऊपर खंजर ही खंजर मार रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से हमारी यूना फिर से जागती है और काल को एक लात पेलती है। वो कार्ल को दीवार पे चपटा कर देती है और साथ ही साथ हमारा जो मॉन्स्टर होता है वो भी उसे नंगा कर देता है। तभी कार्ल जो होता है वो टोका को बताता है कि असल में जो लड़की है ये नॉर्मल लड़की नहीं है, ये असल में एक डीमन के वंशज से है। हाँ मतलब वही लोग वही मॉन्स्टर जो कि असल में हेलगेट के दूसरे पार रहते हैं एंड ऑफ कोर्स इसके पास भी दिल नहीं बल्कि वही पत्थर है। लेकिन टोका और जो होता है फिर भी एंड्री की बात मानते हैं, वहां से हमारी एंड्री को लेके भाग जाते हैं जैसे तैसे करके और साथ में टोका की स्वॉर्ड को एक वॉल की तरह यूज करके छिप जाते हैं। और वहीं हमारी जो एंड्री होते हैं अपनी बैक स्टोरी बताती है। एंडी बताते हैं कि असल में उसकी जो क्लैन थी वो ह्यूमन वर्ल्ड में लगभग 3 साल पहले आई थी, लेकिन उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया। लेकिन बाद वो शियोन से मिली जो कि उसे बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह ट्रीट करता था। तभी एंडी तेओका को कहते हैं अगर उसे एंडी को मारना है तो मार सकता है अभी, लेकिन तेओका साफ साफ मना कर देता है। वहीं काफी सारी बातें होने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हमारा कार्ल जो कि फाइनली ढूंढ चुका होता है इन तीनों को। हमारा टोका जो होता है कार्ल की तरह उसकी तलवार फेंकता है और जैसे ही हमारा कार्ल उस तलवार को देखता है उसे पता चलता है ये तो बिल्कुल फेक है। लेकिन जो हमारे टोका की रियल स्वॉर्ड होती है तो ब्रिज बनी हुई होती है जो कि बिल्कुल खिसक जाती है और इसके साथ हमारा काल का जो पत्ता होता है वो कट जाता है। वहीं सिटी में वापस जाने के बाद ये लोग उन स्टोन्स को बेच के वापस जो जितना भी डेट होता है उन लोगों के ऊपर उसे कर्जे को वापस लौटा देते हैं। तभी हम लोगों को पता चलता है कि असल में इन लोगों को 10 दिन हो चुके हैं अपने विलेज को छोड़े हुए और इसी के कारण जो शियोन की बॉडी थी वो बिल्कुल वीक हो चुकी होती है एंड हमारा जो टोका होता है वो हड्डियों के ढांचे से कम नहीं लग रहा होता है। तभी जो अपना टोका होता है वो एक आइडिया सजेस्ट करता है कि उसे वापस उसकी बॉडी में भेज दिया जाए एंड जब हमारे शियोन की बॉडी हेल्दी हो जाए तो वापस आ जाएगा। लेकिन इस ऑफर को हमारे जो एंडी होते हैं वो ठुकरा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी बॉडी वो सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस चीज में। तब जो टोका होता है कहता है अच्छा हाँ मेरे पास एक और आइडिया है एंड वो कहता है कि चलो मेरे लिए एक फेस मास्क बना दो इन बेरीज का यूज करके। और वो लोग ठीक ऐसे ही करते हैं, वो प्लान बी को यूज करते हैं एंड उसके बाद अपने जो शियोन होता है यानी टोका वो चल जाता है किंग के वहां पे और टोका जो होता है किंग के सामने शियोन बन के जाता है और कहता है लाओ मेरी पेमेंट दो भाई। लेकिन किंग कहता है 3 साल पहले शियोन ने इस चीज को ठुकरा दिया था इस रिवॉर्ड को, खैर तुम्हारे पास मेरे लिए एक दूसरा ऑप्शन है। उसी के साथ जो किंग होता है अपनी स्वॉर्ड निकालता और कहता है मेरी बेटी से शादी कर लो। अब हमारा टोका निकला फट्टू एंड वो कहता है चलो ठीक है भाई किंग की बेटी के साथ ही जो जाना है बाहर इसमें क्या हो जाएगा, मतलब ये तो फायदा ही फायदा है ना, तो आखिर कौन इस सिचुएशन को रोकेगा। लेकिन तभी हमारे टोका के मन में सवाल आता है कि क्या पता उसकी बेटी भी उसकी जैसी दिखती होगी तो गोरिल्ला जैसी, तब क्या हाल होगा हमारे भाई का। और अपना भाई टोका इसी चीज को सोच सोचता कहीं ना कहीं रोने शुरू कर देता कि भैया क्या करूंगा उस टाइम पे फिर मैं। हालांकि जैसा वो सोच होता है वैसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, उसकी बेटी बिल्कुल मस्त होती है दिखने में भाई दिखने में। एंड जब इन लोगों की सिटी में होने वाला है एक मास फेस्टिवल और इसलिए हमारी जो मार्गरेट है यानी कि किंग की बेटी वो हमारे टोका को चाहती है कि वो उसके साथ उस फेस्टिवल में हिस्सा ले। अब हमारे भाई की वैसी भूतों जैसी शक्ल तो हुई रखी होती है तो हमारे भाई के लिए विन विन सिचुएशन होती है। वहीं दूसरी सीन में हमें एंडी और योना को दिखाया जाता है जिन्हें मिलता है एक डॉक्टर लैलैंड और वो डॉक्टर इन दोनों को अपने घर में इन्वाइट करता है जहाँ पे उन लोगों को चाय पिलाता है और कहता है कि वो एंडी को पहचान गया कि उसके पास नेक्रोमेंसी की पावर है लेकिन वो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करने वाला है। एंड इसके साथ साथ वो जो डॉक्टर होता है उन्हें एक सीमन के बारे में बताता है, मतलब एक तरह का पोषण है जो कि इन लोगों के मानव को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन इस पोषण की कॉस्ट कुछ ज्यादा ही होती है। तो हमारा जो डॉक्टर होता है उन्हें सजेस्ट करता है डीमन हंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और साथ ही साथ हमारे एंडी से पूछता है कि क्या वो उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है। योनो को पहले इस बंदे की हरकतें कुछ सही नहीं लगती लेकिन बाद में जब पता चलता है ये बस रिसर्च के लिए तो वो मान जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे भाई के सामने 10 दिन का खाना जो कि भुक्कड़ शहजादी बस 3 सेकंड में निपटा जाती है और इतना खाना खाने के बाद भी इस लड़की को इतनी भूख लगती है कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। वहीं तभी सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग मॉन्स्टर हंट के लिए तैयार होते हैं और वन ऑफ दी 4 नाइट में से एक सिवेला वहाँ पे आती है जो कि अपने सिल्वर हेयर की वजह से जानी जाती है। वो लड़की बस चुट्टी बजाते ही उस मॉन्स्टर को हरा देती है जिसको हराने में सबको टाइम लग रहा होता है। बेशक इस लड़की के सामने हमारे जो एंड्री और योना होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी कोलिन और नीगन नाम के 2 लड़के वहाँ पे आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे और इतना करके वो लोग उन्हें एक मॉन्स्टर की झुंड के पास ले जाते हैं जहाँ पे हमारी एंड्री अपनी पाव को यूज करके उन्हें पैरालाइज कर देती है। लेकिन तभी हमारे जो एंड्री और योना होती है उन्हें पता चलता है कि असल में उन्हें कैप्चर कर लिया गया है, वो भी कोलिन और नीगा के द्वारा बिट्रे करके। और जब ये ड्रामा हो ही रहा होता है वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारे कैसल की तरफ जहाँ पे मैगरेट को एक असल में सीमन दिया जाता है क्योंकि काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो ऑफकोर्स उस सीमन को देने के बाद वो दबा के खाती है और इतना खाती कि भाई वो बिल्कुल मोटू हो जाती है। हमारा भाई इस चीज को देख के शौक नहीं होता कि मोटू है बल्कि उसके मूली को देख के काफी ज्यादा शौक होता है एंड उसकी तारीफ कर देता है। लेकिन हमारी जो शहजादी होती है उसे कुछ फील नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा है भाई कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो दिया किसी चीज के लिए।
कुछ भी। इसके बाद अपने भाई को वो छोड़ देती है उसके कमरे में एंड चले जाती है आइजक के साथ और मौके पे चौका मारते अपना भाई निकल जाता है यूनो को ढूंढने के लिए। लेकिन वो लास्ट में पहुंचता है डॉक्टर लिलिन के पास जहाँ पे असल में हमारी जो मैग्रेट होती है वो अपना इलाज कराने के लिए आई होती है। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं हमारा जो लिलिन डॉक्टर होता है वो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इसने असल में यूना और एंड्री को पकड़ रखा है। तब हम इस डॉक्टर के काले चिट्टे पता चलते हैं और ये पता चलता है कि असल में लोगों को इकट्ठा करता है, उनकी स्किन हटा देता है और उसके बाद अपनी नेक्रोमेंसी के पावर को यूज करके उनसे कंट्रोल करता है उन्हें। और ये सब ये डॉक्टर कर रहा है असल में ह्यूमैनिटी के नाम पे। हमारी यूना चाहे तो इस डॉक्टर को यहीं पे मार सकती है लेकिन वो रेड वाला मोस्टर जो है उसकी वजह से इसे नहीं मार रही। वहीं तभी शीन शिफ्ट युद्ध हम लोग को दिखाया जाता है इन दोनों की डेट, जहाँ पे जो मैग्रेट होती है वो अपनी डेट एंजॉय कर रही होती है हमारे भाई तोका के साथ। हालांकि इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि आखिर मैग्रेट इतना ज्यादा खाती क्यों है, मतलब एकदम से वो मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है। हम लोग को ये पता चलता है कि असल में मैग्रेट जो है उसने काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की है, इसके वजह से उसका जो माना होता है वो अप डाउन होता रहता है। क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी किसी हीरो के साथ शादी हो, इसलिए वो बस इंटेंस ट्रेनिंग करती है आइजैक के साथ। लेकिन क्या फायदा इसकी इतनी शक्ति हुआ, क्योंकि जैसे ही अपनी पावर को यूज करती है इसका जो माना होता है एकदम से डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसा ना हो इसलिए एक तरह की स्पेशल सीमन भी लेती है, साथ ही साथ काफी सारा खाना भी खाती है ताकि इसका माना जो है वो वापस रिकवर भी हो जाए। वहीं तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैग्रेट होती है हमारे भाई को ले जाती है एक फायरवर्क्स दिखाने के लिए एंड याद करवाते हैं उसे वो 3 साल पहले का दिन जब वो फायरवर्क्स देख रहे थे। हालांकि हमारे भाई को कुछ याद नहीं आता है और हमारी मैग्रेट कहती है आखिर तुम कैसे भूल सकते हो। मैग्रेट में दिक्कत आती है, हमारा आइजैक ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे आ जाती है एंड कहती है कि क्या दिक्कत है। ऑस्ट्रेलिया पहचान जाती है कि असल में ये ओरिजिनल शियोन तो है ही नहीं बल्कि कोई डुप्लीकेट है और वो भी नेक्रोमेंसी पावर को यूज करके। तब हमें तोका से पूछा जाता है कि आखिर कैसे मरा हमारा शियोन, क्या हुआ उसके साथ। और इतने ज्यादा प्रेशर में होने के बाद हमारा जो भाई होता है उन सबको बता देता है कि असल में वो बारबेक्यू खाने जाता है लेकिन ट्रैप में गिर के मर गया। अब कोई विश्वास इस पे कैसे करेगा। हमारे इसलिए इस चीज को कंफर्म करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल ये जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। एंड इतना में इन लोगों को पता चलता है कि असल में मैग्रेट तो यहाँ पे है ही नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि हमें जो शहजादी है वो भगते हुए जा रही होती है बिल्कुल भीड़ में, लेकिन तभी उसे मिलता है डॉक्टर लेलैंड। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो स्लेविया होती है उसे पता चलता है कि यहाँ पे यानी सिटी में हमला हो चुका है। तभी जो हमें तोका होता है वो मौका देख के चौका मारते वहां से भगने की कोशिश करता है और कहता है कि वो मैग्रेट को वापस लाएगा, वो चीज का आश्वासन देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे जो लेलैंड होता है डॉक्टर वो मैग्रेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे तोका आ जाता है मैग्रेट को बचाने के लिए। हालांकि वहाँ पे जो लेलैंड के कुछ स्केलेटन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और हमारे भाई के ऊपर हमला करते हैं, उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। हमें भी बताता है हमारे भाई से कुछ होगा नहीं, इसलिए वहाँ पे स्लेविया आ जाती है जो कि आइजैक के साथ मिलकर वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स को मार देते हैं। वही हमारा नालायक तोका जो होता है बार बार पिट रहा होता है एंड ऑफ कोर्स आइजैक को उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके वजह से वो जो डॉक्टर है वो मैग्रेट को लेके आया वहाँ से एंड अब किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है। और तभी हमारे तोका के दिमाग में आइडिया आता है एंड वो उन्हें दोनों को कहता है कि उसकी बात फॉलो करे। वो हमारे भाई का आइडिया ये होता है क्योंकि वैसे भी वो स्केलेटन जैसा दिख रहा है तो वो उन लोगों के साथ ही बनने की कोशिश करेगा उन स्केलेटन का और ऑफ कोर्स उन लोगों को चकमा देके वापस वहाँ पे हेडक्वार्टर में आ जाएगा उस डॉक्टर के। बेशक ये प्लान जो होता है बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहता है, लेकिन जो आइजैक होता है उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है मैग्रेट की क्योंकि उसे काफी जल्दी भूख लगने लग जाती है एंड ऑफ कोर्स उसके लिए उसे वो सीमन भी चाहिए, साथ ही साथ काफी सारा खाना। मौके पे चौका मारते हुए हमारा जो भाई होता है सारा का सारा इंतजाम जो होता है मैग्रेट के पकड़ जाने का वो आइजैक पे डाल देता है। आइजैक को बड़ा ही दुख लगता है, कहता है भाई ये दुख दर्द पीड़ा कब खत्म होगी। और जब आइजैक के बस ड्रामे चल ही रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि दीवार फाड़ते हुए हमारी यूनो बाहर आती है। सब लोग यूनो को ऐसे बाहर देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि असल में यूनो जो है जब वो डॉक्टर के वहाँ पे बंद थी तब वहाँ पे कॉलन आता है एंड वो उससे पूछते हैं कि आखिर एंड्री कहाँ पे है। और एंड्री यूनो को बताता है कि असल में उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या प्लान है डॉक्टर का, बस उसे तो लोगों को सफर करते हुए देखने में मजा आता है। ऑफ कोर्स कॉलिन बता देता है कि आखिर एंड्री कहाँ पे। और जैसे ही खबर हमारी यूनो को पता चलती है वो दीवार तोड़ते हुए आ जाती है इन लोगों के पास। हमारी जो एंड्री होती है उसे भी ढूंढ लेती है। अब एंड्री की ऐसी बहती नाक देखते हुए दोनों के दोनों सोचता है कि आखिर कौन उसे बचाएगा क्योंकि कोई भी उसे बचाना नहीं चाहता ऐसी हालत में। वहीं दूसरी तरफ हमें मैग्रेट को दिखाया जाता है जो कि असल में एक रिचुअल में होती है जो कि लेलैंड कर रहा होता है ताकि जो हमारी शहजादी है वो ठीक हो सके। लेकिन जैसे ही हमारे को पता चलता है कि असल में इस लेलैंड का प्लान है कि सभी इंसानों को स्केलेटन में बदल देगा ताकि कोई भी भेदभाव हो ही ना कोई स्किन कलर पे रेसिज्म होगा ना कोई शेप पे, और इसी के साथ ये लोग डीमंस के साथ भी साथ में रह पाएंगे। लेकिन बेशक शहजादी को ये बिल्कुल भी प्लान पसंद नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्लेवी और आइजैक होते हैं वो तैयारी में होते हैं कि आखिर कैसे बचाएंगे शहजादी को एंड सब लोग एक परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसी शहजादी बोलती है मना कर देती है लेलैंड को कि वो उसके साथ प्लान में नहीं आएगी, वहीं तभी टार्ज़न की तरफ अपना भाई आता है और एक मुक्का मारता है लेलैंड को। हालांकि वो बिल्कुल स्केलेटन होता है तो कुछ फील होता नहीं उस बंदे को, तो के तो हाथ में जान होती नहीं है, लेकिन पीछे से योना आती है जो कि उसे मारती है और दीवार पर चिपका देती है। तभी वो डॉक्टर जो होता है वो उन स्केलेटन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि एंडी जो होती है उन स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रही होती है।
तभी हमारा जो तोका होता है उसे मिलता है हमारे लेलैंड का मास्क, जिसमें असल में क्रिस्टल भी होता है। और जैसे हमारा तोका उस मास्क को पहनता है, सब लोग उसकी बातें मानने लगते हैं एंड अपना भाई अपनी ठरकपन को उससे कंप्लीट करने की कोशिश करता है। हालांकि जब ये हरकतें हो ही रही होती है तभी वहाँ पे हमारे लेलैंड के जो काफी सारे दोस्त होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले ये लोग कुछ करते हैं, हमारा जो भाई होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेलैंड, लेकिन तभी जो बीच में हमारी यूना होती है वो आ जाती है, उसके ऊपर कूद जाती है एंड उसे वहीं पे दबोच लेती है। पर तभी लेलैंड जो अपने सेकंड क्रिस्टल का यूज करता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और सारे के सारे स्केलेटन उसके कब्जे में आ जाते हैं। हमारे जो लेलैंड होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा देता है एंड ऑफ कोर्स इसके वजह से इन लोगों को भागना पड़ता है वहाँ से। जैसे तैसे करके ये लोग एक बैरियर सा बनाते हैं एंड उसके बाद वहाँ से भागते आ जाते हैं जंगलों में। हालांकि जो लेलैंड होता है वो पीछे ज्यादा नहीं होता है, वो सीधे सीधे उनकी तरफ पहुंच ही रहा होता है। तभी लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा तभी वो इस लेलैंड से लड़ पाएंगे। तभी आइजैक जो होता है प्रिंसेस को कहता है कि तुम एक काम करो, अपनी जो फ्लूइड है वो इन सबको बांट दो ताकि इन लोगों का माइनर इंक्रीज हो जाए। लेकिन इस चीज में हमारे प्रिंसेस का सलाइवा एंड यूरी जैसी चीजें भी काफी ज्यादा यूज होने वाली होती है। इन दी एंड जो हमारी प्रिंसेस होती है वो मान जाती है कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन अपने भाई को पता होता है तोका को भाई की भाई अब तो असली वाले मजे आने वाले हैं। इवन वो और जो मैग्रेट होते हैं दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। तभी बीच में अपना भाई रोकता है और कहता है कहीं वो जो डॉक्टर है वो भी कहीं ऐसे तो नहीं करा कि वो फ्लूइड्स का यूज करके अपने मानव को बढ़ा देता है, और वो कोई नेक्रोमैंसर नहीं है इसलिए वो उस क्रिस्टल यूज करता है ताकि उस स्केलेटन्स को कंट्रोल कर पाए। और एंड्री ये भी बताते हैं कि असल में वो सच में एक नेक्रोमैंसर होगा तो वो अपने स्केलेटन्स के थ्रू देख भी सकता है, यानी उसके पास काफी सारी आंखें हैं। वहीं तभी अपना जो भाई तोका होता है उन सबको एक अपना प्लान बताता है और उन्हें बताता है कि असल में वो एक स्केलेटन बन के जाएगा उसका एंड उसके स्टोन को उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि जो प्लान होता है इतना काम नहीं करता है क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसे पता होता है कि वो यानी तोका जो एक इम्पोस्टर है। वहीं पीछे से हमारे जो एंड्री और यूना होती है वो आ जाती है एंड ऑफ कोर्स अपनी पावर को यूज करके वहाँ पे तबाही मचानी शुरू कर देती है। वो लोग जैसे जैसे उस लेलैंड को वहाँ से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर लेलैंड जो होता है अपनी पावर को यूज करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारी शहजादी होती है वो उस डॉक्टर के हाथ पे निशाना बनाते हुए सीधे तीर मारती है, जिसकी वजह से वो स्टोन उसके हाथ से छूट जाता है एंड काफी बुरी तरह से वो पिटता है। तभी जंगलों से हमें वो रेड फेस वाला मॉन्स्टर आते हुए दिखता है जो असल में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसने स्लेविया को भी मार दिया होता है। वो मॉन्स्टर सीधे हमारे प्रिंसेस पे हमला करता है। हालांकि जो अपना भाई होता है तोका उसे बचा देता है धक्का मार के और खुद नॉकआउट हो जाता है। हमारे जो यूना होते हैं वो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपने दोनों स्टोन का यूज करते हुए जाती है उस डीमन से लड़ने की कोशिश करती है। अब इस बंदे को तुम डीमन कहो कि मॉन्स्टर एक ही बात है क्योंकि ये बंदा हारता ही नहीं है। ये मॉन्स्टर होता है हमारे यूना को भी हरा देता है। उसके बाद बीच में एंड्री आ जाती है जिसको ये मॉन्स्टर पहचान जाता है कि एक नेक्रोमैंसर है एंड उस पर हमला करना शुरू कर देता है और भूल जाता है कि असल में इसका जो रियल टारगेट था वो तो प्रिंसेस है। वहीं बीच में हमारी यूनो जो होती है फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। जब यूनो और सब लड़ रहे होते हैं उस मॉन्स्टर के साथ, हमारी जो प्रिंसेस होती है वो हमारे भाई के साथ यानी तोका के साथ होती है, उससे बोल रही होती है कि भाई प्लीज उठ जाओ, अब तो हमें तुम्हारी जरूरत है। एंड जितना कहते कहते ही ऑफकोर्स उसे लगता है क्योंकि कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, वो सोचते है कहीं टपक तो नहीं गया है एंड जितने में वो इमोशनल हो जाते हैं एंड उसके आंसू जो होता है वो टपकने शुरू हो जाते हैं। और जो हमारे उस प्रिंसेस के आंसू होते हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं उस फ्लूट से, जो कि जैसे हमारे भाई के मुंह में जाते हैं एंड वो ऑफ कोर्स एकदम से ग्लो अप हो जाता है, वापस जाग खड़ा होता है, वो भी अपनी पुरानी वाली शक्ल के साथ यानी शिवन वाली। अपने भाई तोका जो होता है अपनी स्वॉर्ड को एक मूली में बदल देता है बड़ी वाली एंड उसके बाद उस मॉन्स्टर पे पेल देता है। कुछ भी वहीं तभी हमें पता चलता है असल में जो मॉन्स्टर था ये डिएगो नाम के एक नेक्रोमैंसर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। वहीं डिएगो की बाजू में हमें फ्रीज नाम का एक और नेक्रोमैंसर को दिखाया जाता है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर है उसे डाल दिया गया जेल में क्योंकि उसने काफी सारे लोगों का मर्डर किया था। और साथ ही साथ और हमें बताया जाता है कि असल में इसका जो ऑर्फनेज था वो आइजैक के द्वारा संभाला जाता है। और क्योंकि हमारे हीरोज की टोली जा रही है इसलिए जो हमारी प्रिंसेस होती है उन्हें वो स्पेशल सीमन भी दे देती है जो कि उनकी ऑफकोर्स मानो को बढ़ाएगा, जो कि स्पेशली हमारे भाई तोका के लिए है। वही जाने से पहले हमारा जो भाई तोका होता है वो हमारी प्रिंसेस की टांगों के बारे में काफी ज्यादा तारीफ भी करता है, क्या मतलब इसके सेंसाई भी जी रहे थे। हमें पता चलता है कि असल में हमारी जो प्रिंसेस है वो उनके साथ उनकी टीम में नहीं आ सकती है क्योंकि उसकी भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहीं जो राजा होता है उनको एक तरह की बग्गी देता है या फिर यूं कहें कि एक घोड़ा गाड़ी जैसी चीज, जो कि बेशक हमारे एंडी के द्वारा चलाया जाएगा क्योंकि इन दोनों में से किसी को आता नहीं है। वहीं लोगों की टोली की जाने से पहले हमारा जो आइजैक होता है इन्हें एक लेटर भी देता है जिसे हमारा भाई पढ़ता है। ये लेटर प्रिंसेस की तरफ से होता है जो कि बोलते हैं कि पीछे एक डब्बा है उसको खोल के देखो। और जैसे इस डब्बे को हमारे तोका खोलता है उसके अंदर से प्रिंसेस निकालते हैं कि असल में उसने आइजैक की मदद ली थी इस डब्बे में फिट होकर उन लोगों के साथ जाने में। और इसी के साथ इन तीनों की टोली अब 4 में बदल जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग एक सड़क के किनारे रुके होते हैं और यूनो को पता चलता है कि असल में हमारा जो तोका है उसकी एनर्जी काफी तेजी से गिर रही है क्योंकि उसकी जो मोस्टली एनर्जी है वो उसके शरीर को हील करने में चली जा रही है एंड ऑफ कोर्स इसके वजह से वो काफी ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। वहीं तभी हमारे एंडी को एक कबूतर मिलता है जिसमें एक मैसेज होता है जो कि असल में हमारी स्लेविया की तरफ से होता है। ये लोग इतने ज्यादा भुक्कड़ होते हैं कि उसे खाने वाले होते हैं कबूतर को, लेकिन वो ऑफ कोर्स एक मैसेंजर है इसलिए एंडी मना कर देती है और उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें पता चलता है कि एब स्लेविया जो है वो काफी ठीक हो चुकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लोग जाए नॉर्थ ईस्ट में ताकि ये काफी सारे और नेक्रोमैंसर जो है उस साइड
उन्हें पता कर पाए उनके बारे में। और ये एक तरह का टास्क होता है जो हमारे स्लेव ने देना चाहती थी, लेकिन ऑफ कोर्स इस लेटर के रिप्लाई में अपना जो भाई होता है यानी तोका, वो साफ साफ मना कर देता है और लेटर में लिख देता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपना काम है हेल के गेट को बंद करना एंड सबसे पहले हम वही करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे, क्योंकि हम किसी के बाप के नौकर हैं जो ये सारा काम करें। और बेशक अपने भाई को असल में अपनी जान की चिंता थी, ना कि किसी लेटर की। पर अपने भाई जो था वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड था ताकि वो लोगों की मदद करे और इस हेल की गेट को बंद करे। वहीं तभी आगे सिटी के सीन दिखाया था जहाँ पे हमारे जो भाई होता है उसको दावत मिल रही होती है, क्योंकि प्रिंसेस उनके साथ है। एंड ऑफ कोर्स तभी उसी बीच हमारे जो प्रिंसेस हमारे तोका को कहते हैं कि क्या वो उसके साथ शादी करेगा, भले सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन वो स्टिल उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी जो एंड्री होती है वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है और कहते हैं नहीं, ये मेरे साथ रहेगा क्योंकि मैं इसके साथ एक सिंपल लाइफ बिताना चाहती हूँ। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया था तीनों को जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तोका के बारे में। वैसे बात करने की जगह थोड़ी कैजुअल है। तभी उसी बीच अभी तीनों के तीनों बात कर रहे होते हैं तोका के बारे में। हमारी जो प्रिंसेस होते हैं वो कहती है कि वो उससे सच में शादी करना चाहती है। वो यूना से पूछे क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है तो क्या वो उससे कोई दिक्कत है, और बेशक उसे दिक्कत होती है। हालांकि वो अपनी फीलिंग्स को पहले ही क्लियर कर चुके कि वो उससे बिल्कुल भी लव में नहीं है, वो उसे अपना भाई के जैसा मानती है, मानती है। पर यूना खुद श्योर नहीं होती आखिर उसकी फीलिंग्स क्या है। शायद हमारे भाई से वो धीरे धीरे प्यार करने लगी है। तो क्या था, अपना भाई घुस जाता है चेंजिंग रूम में, उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर मेरी फीलिंग्स है। यूना उसे गालियां देने लगती है और शियोन की बात करने लगती है। तभी अपना भाई कहता है कि यार कम से कम शियोन के बारे में तो भूल जाओ, वो अब नहीं बचा है, ये फैक्ट मान लो तुम, भूल जाओ उसे। लेकिन अपनी जो योना होती है वो कहते हैं नहीं, वो उस चीज के बारे में नहीं भूल सकती जिसने उसकी जान बचाई हो। इतना कहते हैं वहां से भाग जाते हैं वो बिना कपड़े पहने। लेकिन यूना की फूटी किस्मत की जैसी वो बाहर गई, वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि उसे बाइट कर लेता है, जिनमें से एक यूना जैसे ऐसे भाग रही होती है, लेकिन हालांकि वो काफी सारे ज़ॉम्बी से घिर चुके होते हैं। बाहर हमारा तोका भी आ जाता है, उसके लिए एक टावल लेके, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसने कुछ नहीं पहना होता है। हमारी यूना की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया होता है और वो बिल्कुल बेहोश होनी शुरू हो जाती है। और वहीं अपना जो तोका होता है वो इन काफी सारे ज़ॉम्बी सब लड़ने वाला होता है अकेला। यूना कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, लेकिन अपना जो भाई होता है एक बैरियर बना लेता है और जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है। हालांकि वो किसी काम का नहीं रहता और जो ज़ॉम्बीज होता है वो जैसे तैसे करके हमारे भाई को हमारे यूना से दूर करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे भाई तोका की बिल्कुल उम्मीद चली गई थी तभी हमें एक बंदा दिखाई देता है रेड हेयर वाला बिलार को नाम का। वो बंदा नीचे कूदता है और काफी सारे जो ज़ॉम्बीज होते हैं उन सब की ऐसी की तैसी कर देता है और टाइम रहते जैसे तैसे तोका और हमारे योना को बचा लेता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतने ही ज़ॉम्बीज नहीं होते, काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं या फिर जो की पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। इवन यहाँ पे एंड्री और प्रिंसेस होते हैं वहाँ पे भी वो होते हैं, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस होती है वो एंड्री के द्वारा दी गई स्वॉर्ड को यूज करके वहाँ पे इन सभी ज़ॉम्बीज को नॉकआउट कर लेती है और बच जाते हैं दोनों के दोनों। फिर दोनों जैसे जाहिर होते हैं तभी वहाँ पे हमारे तोका और योना आ जाते हैं। हमारे भाई जो कि जानता है योना के साथ हुआ है वो किसी को नहीं बताता और इस चीज को हिडन रखने की कोशिश करता है। वही बिलैर को एक ऐसे मेंशन मिल जाता है जो कि बिल्कुल दीवारों से घिरा हुआ होता है और बेशक वो जो मेंशन होता है असल में मेयर का होता है, जहाँ पे काफी सारे लोग जो होते हैं सुरक्षित होते हैं। अंदर के लोग देखते कि भाई बाहर से तो काफी सारे लोग आ रहे हैं, यानी ऑफ कोर्स हमारी टोली। उन लोगों को लगता है कि भाई बाहर से तो हीरोज आए हैं, ऑफ कोर्स वो उन्हें बचा लेंगे। लेकिन सरप्राइजिंग वाली बात तो ये होती है यहाँ पे कॉलन और नाइजन दोनों के दोनों यहाँ पे होते हैं जो कि असल में जेल से भागे होते हैं। इन दोनों की अच्छी बात ये होती है कि असल में हमारा भाई नहीं जानता कि आखिर ये कौन है और इन लोगों के बारे में भूल चुका होता है। और जैसे ही कॉलन इस चीज को देखते हैं कि असल में योना जो है सोई हुई है तो ऑफ कोर्स उसे पता चल जाता है कि असल में इसे ज़ॉम्बी ने बाइट कर दिया है। एंड वो चांस पे डांस करने की कोशिश करता है और कहता है सभी को कि बाई चांस अगर कोई बंदा ज़ॉम्बी के द्वारा इफेक्ट हो जाता है तो ऑफ कोर्स हम उसे उसी टाइम मार देंगे। बेशक इस चीज को सुनने के बाद हमारे भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसे एक मुक्का मारता है। वो अपनी तलवार निकाल के कहता है सभी को कि कोई भी इसके पास नहीं आएगा वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब जो लोग अंदर मेंशन में होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि भाई ये हीरोज हमें बचाने आए कि हमें ही मारने आए हैं। सभी चीजें डाउटफुल वाली चल रही होती है, लेकिन तभी यूना जागती है जो कि टोटली पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और हमारे तोका पे हमला करती है। हालांकि एंडी वहीं पे होती है जो कि ऑफ कोर्स सिचुएशन को संभाल लेती है और हमारी यूना की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद सबको आश्वासन दिलाते कि असल में अब ये कुछ नहीं करेगी, ये मेरी कंट्रोल में है। A few minutes later. और इसी के साथ इन लोगों को जैसे तैसे करके एंट्री मिल जाती है अंदर। यूना को कमरे में ले जाया जाता है और एंडी जो होती है वो ऑफ कोर्स यूना पर टेस्ट करने वाले होते हैं। वो तो को प्रिंसेस को सब बता देते हैं आगे किस तरह से उन्हें कंट्रोल कर रही है। यूना को इतना कहने के बाद उन्हें एक स्टोन देती है जिस पे दोनों के दोनों हाथ रखते हैं एंड इन लोगों को पता चलता है कि यूना को असल में कोई और कंट्रोल कर रहा है जो कि असल में एक तरह का कीड़ा है जो इस पे चिपका हुआ है दिमाग में। एंडी उन्हें बताते हैं कि असल में किसी नेक्रोमेंसर का ही काम है जो क्योंकि जो कीड़ा है ये उसी ने लगाया है और यूना को वापस नॉर्मल करने के लिए ऑफ कोर्स हमें उस नेक्रोमेंसर को मारना पड़ेगा या फिर ढूंढना पड़ेगा। हमारा तोका तो उसी टाइम मिशन पे जाना चाहता था, लेकिन हमारे एंडी मना कर देते और कहती है हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। तभी हमारी जो एंड्री होती है वो माइंड कंट्रोल वाले चीज का यूज करने वाली होती है ताकि यूना अपने वश में ना आ जाए और अपने आप को हार्म करने की कोशिश ना करे। तभी हमारा जो भाई होता है तो वो कहता है क्यों ना तुम ऐसा करो कि मेरे को ही असल में यूना की बॉडी के अंदर भेज दो ताकि मैं उसे कंट्रोल करूं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी क्यों। एंड वो कहता है कि वैसे भी मैं जानता हूँ मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ माइंड कंट्रोल में, इसलिए मैं सीमन को भी पीऊंगा। एंड इसी के साथ जो चीजें होती है वो सेट हो जाते हैं और हमारी जो एंड्री होती है वो चीजें मान जाती है और दोनों में उस पावर के यूज होने के बाद हमारा जो भाई होता है वो आ जाता है हमारे योना के अंदर
वो लोग यूना को नहलाते हैं ऑफ कोर्स आंख बंद करके, क्योंकि अपना भाई उसे देख रहा है। हमारे भाई को यूना की थाली भी काफी ज्यादा पसंद होती है, बात अलग है। और ऑफ कोर्स जैसे अपना भाई सोने जाने वाला होता है, बीच में ये तीनों आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ सोएंगे, क्योंकि बेशक इन्हें लगता है कि हमारा भाई कुछ हरकतें करेगा हमारी यूना की बॉडी के साथ। लेकिन ऐसा थोड़े कि अपना भाई हरकतें नहीं छोड़ेगा, बेशक वो हरकतें करता है, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस होती है उसको इन हरकतों के कारण उसे बांध देती है। वहीं जब ये सभी लोग सो रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि दीवार टूटनी शुरू हो जाती है और काफी सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अंदर आना शुरू कर देते हैं। मेंशन पे अटैक हो चुका होता है और हमारे जो टोका की जो टीम होती है वो भी जाग जाती है और ऑफ कोर्स बाहर जाने देखने लगती है। कोलोन और नीजन जो कि काफी ज्यादा ऑफ कोर्स पावरफुल हैं, वो भी इन मॉन्स्टर से थोड़ी बहुत हाथापाई करते हैं, लेकिन किसी को बचाते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी एंडी भी लोगों को प्रोटेक्ट करने में स्टार्ट हो चुकी होती है, और वहीं जो हमारी प्रिंसेस है वो अपनी बो का यूज करती है मेरे को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे कोलन और नीजन जो है वो बिल्कुल फील नहीं करते कि उन्हें कुछ करना चाहिए और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। पर प्रिंसेस जो होते हैं वो सबको बचा लेती है, बेसिकली हमारे मेयर को तो बचा ही लेती है। तभी जो मेयर होता है उन्हें छत पर ले जाता है। बिलार को इस खतरनाक सीन को देख रहा होता है और मेयर जो होता है उन लोगों को एक रूम में ले जाता है, जहाँ पे वो टोका उसकी टोली को दिखाता है काफी सारे खतरनाक वेपन्स, इवन उन्हें चला के भी दिखाता है। तभी टोका कहता है तुम्हें पता है ना वॉल टूट चुकी है और ये लोग अंदर आते जाएंगे। मेरे उन लोगों के सामने सर झुका लेता है और कहता है प्लीज मेरी जीके को बचा लो उस मेंशन को। कहने के वजह सभी लोगों को बचा लो। तभी जो एंडी होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है फिर, और बोलते हैं जिस मॉन्स्टर से उन लोगों ने लड़ रखा है वो असल में कुछ भी नहीं था इन लोगों के सामने, ये वाले उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तभी जो हमारे एंडी होते हैं वो अपने दोस्त क्रिस्टल देती है हमारे भाई को, और हमारा टोका उन्हें बताता है कि ऐसे में 3 सबसे बड़े यहाँ पे डिमंस है या फिर उनके मॉन्स्टर्स हैं जो कि तबाही फैला रहा है, जिनमें से एक नीचे से ऊपर उन लोगों की तरफ आ जाता है। ये लोग भिड़ने शुरू कर देते हैं। इवन जो प्रिंसेस होती है वो अटैक करती है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। सभी लोग बढ़ चुके होते हैं, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर हो चुके होते हैं। तभी हमारे टोका के सामने भी एक मॉन्स्टर होता है एंड वो जो डीमन होती है वो अकेले नहीं होती है, असल में उसके साथ काफी सारे और भी ज्यादा डीमंस के मॉन्स्टर्स होते हैं। बेशक उन्हें देख के वो लोग और भी ज्यादा भागने लगते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इन दी एंड हमारे भाई को लड़ना ही पड़ता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के वो उनमें से एक को हरा देता है। लेकिन ये तो एक तरह का ट्रिगर था, क्योंकि इसके बाद जितने भी बहुत सारे मतलब एक तरह से लाइन लग जाती है मॉन्स्टर्स की, जो कि किसी को नहीं पता कि कौन सी फोर्स के द्वारा यहाँ पे आ रहे हैं। कॉलिन और नाजन जो कि बिना किसी चीज के परवाह करते हुए बस भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो काफी सारे ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर के सामने फंस जाते हैं, जिसमें से एक हमारे भाई कॉलिन को काट भी लेता है। हालांकि कॉलिन बच जाता है क्योंकि वहाँ पे टोका आ जाता है और उस रूम को बंद कर देता है। कॉलिन उन्हें जल्दी जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। एंडी जो होती है वो फीमेल मॉन्स्टर पे हमला कर रही होती है, लेकिन तभी हमारा जो भाई कॉलिन होता है वो उसकी तरफ जैसे अटैक करने जा ही रहा होता है, वो किसी चीज के द्वारा शूट हो जाता है, और बेशक ये डिएगो ने किया होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डिएगो है वो असल में उस मॉन्स्टर यानी फीमेल मॉन्स्टर के साथ है, और डिएगो बेशक बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे मैजिकल क्रिस्टल्स है, और बेशक ये अकेले नेक्रोमेंसर जो है ये हमारे पूरे हीरोज की टोली को अकेले ले डूब सकता है। और बेशक इस बात पे हमारा जो डिएगो है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसे पता है कि भाई वो इन्हें चुटकियों में हरा सकता है। डिएगो जो होता है अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को बोलता है कि अटैक करो इन लोगों पे, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में जो अपना भाई होता है वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है और उसे एक शेप में दे देता है ताकि एक कंटेनर में सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज है वो एकदम इकट्ठा हो जाए और उनको अटैक न कर पाए। तभी जो अपने डिएगो होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इस काम को मैं खुद ही कर दूंगा। लेकिन जो डिएगो उसने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया क्योंकि उसे असल में कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि असल में जो हमारे टोका की आंखों में कुछ ना कुछ तो जादू है या फिर कुछ ऐसी चीज है जिससे उसे डर लग रहा है। और तुम लोग ये भी मत भूलो कि यार अभी जो हमारा टोका है वो असल में यूना की बॉडी में है, और हमारे भाई की यही जो लश है ये इसका सबसे बड़ा वेपन बन चुका है राइट नाउ, क्योंकि भाई की ऐसे ही कातिल निगाहें अभी इस बंदे को रोक सकती है। और बेशक इससे हमारे भाई को काफी ज्यादा टाइम मिल चुका होता है, हालांकि उसकी वो जो दीवार होती है उसने बनाई होती है वो भी टूट रही होती है, लेकिन वही हमें दिखाया जाता है मेयर को जब इन लोगों की बढ़िया सी बातें चल ही रही होती है और ये लोग बस ड्रामे पेल ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेयर को जो कि वहां से अपनी वो जादुई गाड़ी लेके आता है और सीधे दे मारता है हमारे डिएगो के मुंह पे ही उस गाड़ी को। हम लोगों को दिखाया जाता है कि असल में हमारा जो मेयर है वो अकेला नहीं आया, उसके साथ पूरी टोली आई है, और उस टोली में कोई भी ऐसे वैसे लोग नहीं है बल्कि असल में हमारी यूना की बहन यानी मिली यूनिस है, यूना की डैड यानी फ्यूरी है, और साथ ही साथ एक बिच और एक और लड़की है। लेकिन जब ये लोग ड्रामे में बाजी बस कर ही रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डिएगो है वो एकदम से जागता है और कहता है हाँ भाई अब तो लगता है बैटल लड़नी ही पड़ेगी। और लेकिन तभी बीच में हमारी जो मिली होती है वो आ जाती है, और डिएगो जो कि अटैक करने वाला होता है वो डिफेंस पोजीशन में आ जाता है क्योंकि हमारी जो मिली होती है काफी ज्यादा ताकतवर होती है और हमारे डिएगो को पीछे धकेल लेती है। सिर्फ इतना ही बल्कि हमारा फ्यूरी और साथ ही साथ डॉर्फी जो होती है यानी वही विच, ये तीनों मिलके साथ में अटैक करते हैं हमारे डिएगो पे, जिसकी वजह से हमारे डिएगो को अपने मॉन्स्टर को समन करना पड़ता है और वापस जाना पड़ता है, और उसके ज़ॉम्बी जो कि वहाँ पे दहशत फैलाते हैं उन्हें बचा लेती है हमारी एंड्री कंट्रोल करके। वहीं अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है कि असल में जो तीनों होते हैं जाते हैं मेयर के पास और उसे बोलते हैं कि भाई हम तो जाएंगे डिएगो को मारने, और इन लोगों को पता चलता है कि असल में जो डिएगो है वो असल में उन्हीं के यानी कि टोका और यूना के होम टाउन के पास है।
फिर क्या था, ये लोग निकल जाते हैं डिएगो को मारने के लिए। बीच में ये लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी होते हैं, जिनसे ऑलरेडी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, तो ऑफ कोर्स इसकी जरूरत नहीं है। और बेशक जो हमारा टोका है वो अभी योनो की बॉडी में, तो ऑफ कोर्स उसे योनो बन के ही सबसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो किसी को बताया नहीं कि उन लोगों ने बॉडी चेंज की है। लेकिन तभी जो हमारी मिली होती है वो हमें योनो को बोलती है, क्या तुम मेरे टोको को चुराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि योनो और मिली दोनों की हरकतें एक जैसी ही हैं। वहीं तभी हम लोग को पता चलता है कि असल में एक चाइल्डहुड में एक प्रॉमिस हुआ था दोनों के बीच में, जहाँ पे मिली ने बोला था कि वो टोका से आगे जाके शादी करेगी। वहीं जब ये लोग जा ही रहे होते तभी इन लोगों के बीच में इन लोगों को देखने को मिलता है एक बड़ा सा पत्थर, जो कि ऑफ कोर्स डिएगो ने लगवा होता है वहाँ पे। डिएगो असल में उन्हें भागने नहीं देना चाहता, और डिएगो इतना खतरनाक इंसान है कि 1000 ऑफ मॉन्स्टर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। और बेशक हमारा जो डिएगो वो जाने नहीं देना चाहता है हमारे टोको की टीम को, इसलिए उसने इस बैरर को बनाया है। अपना जो डिएगो होता है वो आसमान से एक मकड़े को दुआता है उन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से उन लोगों को पीछे वापस जाना पड़ता है और रास्ता चेंज करना पड़ता है। हालांकि जो रास्ता होता है बिल्कुल ही बेकार होता है, और ऊपर से वो जो स्पैडर होता है उन लोगों के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों की जो गाड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। लेकिन हालांकि किसी को चोट नहीं लगती है, क्योंकि अपना जो भाई होता है टोको उसने बिल्कुल जमीन पे अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके क्वेश्चन बना लिया होता है। अब इस चीज को देख के जो हमारी मिली होती है उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, उससे पूछती है योना से कि क्या तुम्हारे पास भी एक मैजिक स्वॉर्ड है, तुम कब हीरो बन गए। लेकिन तभी जो हमारी योना होती है उसे एक एक्सक्यूज देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे योना नहीं, असल में हमारा टोका बोल रहा है। टोका असल में मिली के सामने ये बहाना मारता है कि असल में वो जस्ट शियोन की जो स्वॉर्ड है लेजेंडरी उसे ये बस शेयर कर रहा है एक तरह का। वेल उस टाइम वैसे चीजें काफी ज्यादा अलग चल रही होती है, टाइम थोड़ा बिजी होता है, इसलिए हमारी जो मिली होती है इस चीज से मान जाती है बस उस समय के लिए। तभी हमारी जो मिली होती है बाहर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि बाहर और भी ज्यादा ट्रैप है। हालांकि उसकी छोटी हाइट की वजह से वो बच जाती है। तभी जो फॉग होता है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और डांस होना शुरू हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि असल में इन लोगों की जो गाड़ी होती है वो बिल्कुल टूट चुकी होती है, एंड वहीं जो टीम होती है वो एक एक करके बेहोश होना शुरू हो जाती है, और सारी की सारी टीम जो होती है एकदम से नीचे गिर जाती है। उसी टाइम जो अपना टोका होता है अपनी मैजिकल स्वॉर्ड का यूज करता है और वहीं पे छुप जाता है। तभी वो मॉन्स्टर की लीडर वहां पे आती है और सीक्रेट स्वॉर्ड को डिमांड करती है। हालांकि तभी हम लोग को पता चलता है कि असल में ये सब कुछ एक चाल थी, क्योंकि पूरी की पूरी टीम अभी भी बची हुई है, एंड वो जो भी कुछ था वो असल में हमारी एनरी का एक तरह का छलावा था। इवन जो खून ये सब भी चीजें थी ये सब कुछ एक तरह का छलावा ही था, कुछ भी रियल नहीं था। देखो भले सीन की भी ज्यादा टेंस हो या फिर सीरियस हो, लेकिन शैतानी नहीं रुकनी चाहिए। और वही हमारे भाई का सीन भी है, उसकी भाई की ठरकी बंद नहीं होती है, वो स्टोन को यूज करके सभी लोगों के कपड़े के आर पार देख रहा होता है। शाबाश। तभी अपना जो टोका होता है वो आमने सामने जाता है उस लीडर के, और पता नहीं कैसे लेकिन अपना भाई पहचान जाता है उस लड़की को, जो कि असल में हमारी भाई की मास्टर होती है पहले। वहीं तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो भाई होता है वो जैसे तैसे करके वॉर में के बीच में बच रहा होता है, लेकिन एक ट्रैप में फंस जाता है। अपना भाई उस ट्रैप में फंस के ये देख रहा होता है कि आखिर किस कारीगरी से इस ट्रैप को बनाया गया था, क्या बात है। और ऐसे ट्रैप बनाना वो भी सीखना चाहता था, लेकिन तभी फॉर्चुनेटली एफिल आई और हमारे भाई को वहां से बचा लिया। उसके साथ ही साथ उसे खाना भी लाया, साथ ही साथ उसे अपना डिसिबल भी माना और उसे सारी चीजें सिखाई जो उसने सीखी थी। एफिल जो असल में उन मॉन्स्टर लोगों के साथ इसलिए क्योंकि ह्यूमैनिटी से बदला लेना चाहती है। एफिल जो कि सीक्रेट स्वॉर्ड लेके बस जा ही रही होती है, तभी बीच में अपना भाई उसे बोलता है कि वो स्वॉर्ड में असल में एक नीडल लगी हुई है जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट दे देगी अगर उसे एक्टिवेट किया गया तो। और ऑफ कोर्स हमारे जो एफिल होते हैं वो अपनी हार मान जाते हैं और स्वॉर्ड को वापस कर देती है, और अपनी हार मान के ये भी कहते हैं कि वो सब कुछ करेगी जो उसे कहा जाएगा, और अपने भाई उससे अपनी ठरकपन दूर करता है। हालांकि उनकी जादुई गाड़ी थोड़ी टूट फूट गई थी, तो इसलिए ऑफ कोर्स उन्हें उस एफिल के साथ ही जाना पड़ता है उसके मकड़े पे। बीच में फ्यूरी और एफिल के बीच में थोड़ी सी अनबन भी होती है। फाइनली हमारे दिखाया जाता है ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे ये एक मैकेनिक के पास पहुंचते हैं जो कि इन लोगों की गाड़ी को ठीक कर सकता था। तो जैसे ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, अंदर जो बूढ़े इंसान होते हैं साफ साफ मना कर लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे कोई काम नहीं होता, यहाँ से निकल जाओ। एफिल लोग जाने भी लगते हैं, लेकिन अपना भाई उसे कहता है यार प्लीज आओ यार, इधर बात खत्म करनी हमें। जैसे तैसे करके तिकड़म लगाने के बाद फाइनली ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक बूढ़ा इंसान मिलता है। हालांकि दद्दू जो है वो देखने में कमजोर है, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी सूंघने की शक्ति काफी अच्छी है, और ये हमारे शियोन के ग्रैंडपा है। और ये दद्दू जो है इसमें हमारे यूनो के अंदर हमारे भाई यानी शियोन को सेंस कर पा रहे हैं। वो बात अलग है कि दद्दू चाय देना तो चाहते थे, लेकिन बाकी लोगों के सर पे दे दी, वो बात अलग है। जैसे इस दद्दू ने इन लोगों की उस गाड़ी की हालत देखी, वो समझ गया कि भैया इसमें तो 2 दिन लगने वाले हैं। लेकिन हमारा जो भाई होता है वो कहता है नहीं, हमें प्लीज अर्जेंसी में जाना है अभी जल्दी, तो इसलिए प्लीज जल्दी जल्दी कर दीजिए इसे। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि हमारी जो प्रिंसेस है वो वहाँ पे पड़ी हुई एक मैजिक की बुक को बस कुछ ही मिनटों में पढ़ देती है। इस चीज को देखने के बाद जो दद्दू होता है वो कहता है क्या वहाँ पे बुक्स दिख रही है, उन सबको पढ़ जाए सारी बुक्स को, इससे तुम मेरी मदद कर पाओगे ताकि तुम जल्दी से जल्दी इस चीज को जल्दी खत्म कर पाओ और तुम्हारी गाड़ी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रिंसेस मान जाते हैं और ऑफ कोर्स वो काम पे लग जाती है और पढ़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वो पूरी सारी की सारी बुक्स जितनी भी किताबें होती है सब पढ़ लेती है। लेकिन जब जो प्रिंसेस होती है वो बुक्स पढ़ ही रही होती है, तभी उसी बीच हमारा जो टोको होता है वो पूछता है हमारी मिली से कि आखिर उसकी स्वॉर्ड की कहानी क्या है। मिली बताते हैं कि असल में उसके पास भी स्वॉर्ड थी नहीं, असल में आर्टिफिशियल स्वॉर्ड है। और बेशक जैसे हमारा भाई पूछता है कि क्या ये हेल गेट को बंद करने में मदद कर सकती है, तो बेशक उसके फ्यूरी जो डैड होते हैं मना कर देते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं कर सकती ये स्वॉर्ड, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वॉर्ड है, क्योंकि अगर ये एक जेन्युइन स्वॉर्ड होती तो ऑफ कोर्स कर सकती थी ऐसा कुछ। एफिल बताते हैं कि असल में इन लोगों के पास
यानी मॉन्स्टर वालों के पास काफी बड़ी सेना है, जिससे ऑफ कोर्स हमारे भाई तोका की जो टीम है वो बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। और इतना सुनने के बाद अपना जो भाई होता है वहां से एक्सक्यूज में क्या निकल जाता है। तुम लोगों को क्या लगा कि अपना भाई यहाँ पे आया हुआ थोड़ा सीरियस मैटर करने के लिए? नहीं, अपना भाई यहाँ पे आता है ताकि वो योना के पैर में जुराब डाल सके। वाह नोटी हो रहा। वाह। लेकिन क्या है, जो भी है, अपना भाई जब ये सब काम कर ही रहा होता है तभी उसके पीछे एक बड़ा सा डीमन आता है और अपना भाई एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी पुरानी वर्ल्ड में। इस टाइम हमारे भाई को भी नहीं पता होता कि आखिर वो कहाँ पे है। मतलब ऑफ कोर्स वो बचपन में आ चुका, उसे इतना पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्या वो अपनी मेमोरीज में या फिर ड्रीम कर रहा है। उसे अपनी बैक वाली मेमोरीज याद आने लगती है, उसे अपने आसपास वही चीजें दिख रही होती है जो उसके बचपन में थी। लेकिन जो चीजें थी इस टाइम थोड़ी काफी ज्यादा और थी, क्योंकि कोई भी हिल नहीं रहा था, कोई भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी और अपना भाई सोच रहा था कि क्या चल रहा है। और बेशक मौके का फायदा उठाते हुए अपना जो भाई होता है वो अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देता है, लड़कियों को थोड़ी सॉक्स पहनना शुरू कर देता है। इसी बीच हमारे भाई को हमारी योना मिलती है ऑफ कोर्स बचपन वाले टाइम पे, और जब अपना भाई उसके साथ थोड़ी बातें कर ही रहा होता है तभी उसे नोटिस होता है कि भाई जो रियल वाली यानी ओल्डर वर्जन है हमारी योना का वो कहीं बीच इन जंगलों के में है। उसे जैसी वो वाली ओल्डर वाली योना मिलती है वो सीधा उसे अपने कपड़े ऑफर करता है और बेशक रोना भी शुरू कर देता है क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा फिक्र करता है। अब अपने भाई जो होता है अपने आधे कपड़े उसे दे देता है, क्योंकि ऊपर का उसे दे देता है और नीचे का अपने पे रखता है। और उसके बाद होना क्या था, ये दोनों के दोनों अपनी मेमोरीज में घूमने लग जाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक दूसरे की मेमोरीज में ट्रैवल करते करते ये लोग अपनी इसी एक साइकिल को रिपीट कर रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। इवन ऐसे घूमते घूमते इन लोगों को एक दीवार भी मिलती है व्हाइट कलर की, जो कि ऑफ कोर्स दोनों के सपनों को इधर उधर बांट देते हैं कहीं ना कहीं मेमोरीज को। अपना भाई देखता है कि जब ये लोग छोटे थे उनकी मेमोरीज वहाँ पे होती हैं। एंड ऑफ कोर्स इतनी देर तक मतलब एक दूसरे की मेमोरीज में ट्रैवल करने के बाद ये लोग फाइनली एक और जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पे हमारा जो भाई होता है उसको अपनी मॉम दिखती है सामने, वो भी मरते टाइम। ये बेशक से वही मूवमेंट था जब ऑफ कोर्स वॉर जैसी चीज चल रही होती है। एंड हमारे भाई यानी तोका की जो मॉम होती है उसको एक लेटर सी दे रही होती है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सी प्यार से भरी हुई बातें लिखी होती है उसमें अपने बेटे के लिए उसने। ऑफ कोर्स उसके बाद ये लोग इधर से उधर जाते हैं, घूमते हैं, बस एक रास्ता ढूंढने के लिए बस एक इधर से उधर भाग रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं रास्ता, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन एक दूसरे की मेमोरीज में ट्रैवल करते करते फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो हेल ऑफ गेट था वो खुल रहा था। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं ये लोग एक और जगह पे पहुंचते हैं जो कि असल में कहीं ना कहीं हमारे जो योना थे उसे याद दिलाता है उसी दिन का, जो कि ऑफ कोर्स 3 साल पहले हुआ होता है। यानी ऑफ कोर्स वही इवेंट जब जो शियोन होता है उसे हीरो बताया गया था, पर असल में हमारा जो टोका होता है उसने हमारे योना को बचाया था, ना कि शियोन ने। हालांकि हमारा जो टोका था उसने शियोन को उसका क्रेडिट लेने दिया था और इस चीज के बारे में बेशक हमारी जो योना थी वो अच्छी तरह से जानती थी। हालांकि भले मानते हैं हमारी जो योना है उसका माइंड अभी कंट्रोल हो रखा है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी उसका माइंड एक्टिव है, अंदर ही अंदर से भले वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ऑफ कोर्स उसे सारी की सारी चीज याद आती है। वही हमें दिखाया जाता है एक डीमन जो होता है आसमान से कूदता है और कहता है हाँ भाई कैसे हो। वो डीमन बताता है कि असल में वो जो है वो बिल्कुल ठीक टोका के बगल में बैठा है और अभी सभी की सभी टोका की मेमोरीज के अंदर है। यानी अभी तक जो भी मेमोरीज थी वो सारी की सारी टोका की थी। एंड ऑफ कोर्स टोका जो होता है हमारे योना को लेके उस टाइम भाग जाता है, क्योंकि अगर हमारे टोके को अगर हराना है इस मॉन्स्टर को तो ऑफ कोर्स उसे काफी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और उस दिन पे पहुंचना पड़ेगा जब वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। इसी के साथ फाइनली जो अपना भाई होता है वो उस दिन पे पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होके, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है अपने हीरो फॉर्म में। एंड ऑफ कोर्स अपना जो भाई होता है उसे ये नहीं पता होता कि असल में इस डीमन के पास असल में एक तरह की स्पेशल पावर है जिसमें ये सभी मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। इससे पहले ही हमारा जो टोका है वो कोई मूव यूज करे उस मॉन्स्टर के सामने। इसी के साथ वो जो हमारा मॉन्स्टर है वो मारता है बहुत बुरी तरह से हमारी टोका को। हालांकि लास्ट में हमारी योना उसे बचा लेती है और जैसे तैसे करके उसके ऊपर हाथ रख लेती है, या फिर यूं कहें कि उसके साथ जुड़ जाती है एक तरह की, या फिर यूं कहें कि उसके ऊपर चढ़ जाती है एक तरह की, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये बंदा क्या अटैक करने वाला है अगला। और तभी अपना जो भाई होता है वो अपना एक अनएक्सपेक्टेड मूव यूज करता है, जो कि असल में होता है उसी स्वॉर्ड का एक मूली बन जाना एंड उस डीमन को उसी मूली से मारना। एंड इसी के साथ वो जो डीमन होता है वो हार जाता है एंड हमारे जो टोका और योना होता है वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं वापस। लेकिन हमारी योना है उसकी जो सोल है वापस उसकी बॉडी में अभी तक नहीं गई है, क्योंकि वो अभी भी ज़ॉम्बी के कंट्रोल में है, बल्कि बाहर और आ गई है। और लेकिन हमारे जो भाई है टोका सिर्फ वही उसे देख सकता है, क्योंकि उनका मेंटल बॉन्ड अच्छा है। कुछ भी वहीं तभी हमें कैसे सीन दिखाया था जहाँ पे हम जो स्लोवेनिया है उसे मिलता है हमारे भाई का लेटर, लेकिन वो काफी ज्यादा नाराज होती है उस लेटर को देख के, क्योंकि हमारा जो भाई है यानी टोका उसने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनी। वहीं हमें टोके के पास का सीन दिखाया था जहाँ पे हमारा टोका है सबको बताता है कि असल में हमारी जो योना है उन सबके बीच में ही है। और एंडी के पावर को यूज करने के बाद हमें दिख जाती है फाइनली हमारी योना जो की अनक्लोथ होती है। ऑफ कोर्स हमारी जो योना की सोल है वो उसकी बॉडी में वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि वो वरना वापस ज़ॉम्बी बन जाएगी, जिसके कारण शायद अभी योना ऐसे ही रहने वाली है। वहीं सीन शीट पे हम लोग को दिखाया था हमारे डिएगो और फ्री ब्रिज को, जिन पे असल में अटैक हो चुका होता है हमारे मैजिक वॉरियर्स के द्वारा। हालांकि ये मैजिक वॉरियर लग बहुत ज्यादा पावरफुल रहे होते क्योंकि काफी बार डिएगो की सर को काट चुके होते हैं, लेकिन रीजनरेशन पावर की वजह से जो कि हमारे डिएगो के पास है उसके वजह से वो उसे मार नहीं पा रहे होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे डिएगो के पास अलग ही पावर्स है उसके स्टोन की। वहीं जो फ्री ब्रिज है उसके पास भी अलग ही टेलीपोर्टेशन की पावर है, जिसकी वजह से
वो किसी के हमले किसी और पे फेंक देता है और इसी वजह से जो हमारे मैजिक वॉरियर्स होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से पिल रहे होते हैं इन दोनों की वजह से। वो जो जनरल्स होते हैं वो बस हमारे डियागो पे हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि समय डियागो ने अपने रियल शरीर को उस कॉफिन के अंदर रख लिया होता है, वो अपनी अंदर की आत्मा को असल में उस बड़े वाले मोस्टर के अंदर रख लिया होता है, जैसे हमारे भाई टोका ने भी कर रखा है। वैसे सेम टेक्निक के कारण अपना जो हमारा डियागो है वो उसे मारना काफी ज्यादा नामुमकिन के बराबर हो चुका है। और ये सारी की सारी चीजें असल में हमारा किंग भी देख रहा होता है एक स्पेशल स्पेल को यूज करके, जिसके वजह से नाइट होता है वो अपने सपोर्टेंट्स को देख पा रहा होता है। एंड बेशक उन्हें ये साफ साफ पता चल चुका होता है इनको हराना नामुमकिन के बराबर है। और किंग ऑर्डर देता है कि सभी के सभी जितने भी नाइट्स हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करो, साथ में हमला करते हैं। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ जो मेयर होता है वो साफ साफ इस चीज के लिए मना कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने जो वहाँ के लोग हैं उसकी जो जनता है उससे काफी ज्यादा प्यार होता है उस बंदे को, वो भी जेन्युइन वाला प्यार, और वो अपनी जनता को मरने नहीं देना चाहता। इसलिए वो जो बंदा है वो किंग के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे अभी जरूरत है इन लोगों की। पता नहीं ऐसे मेज हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होते हैं। और सिर्फ हमारा मेयर ही नहीं बल्कि उसके साथ हमारे जो बिलार को और साथ ही साथ उसका जो घोड़ा होता है वो भी इवन सर झुका देते हैं किंग के सामने उनके असिस्टेंस के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा किंग होता है वो पिघल जाता है एंड कहता है ठीक है, किंग मान जाता है। लेकिन वहीं जो हमारे स्लेविया होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ सोल्जर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें काइल की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो लोग जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं है। एंड ऑफ कोर्स उन दोनों को हराने के लिए हमारी जो किंग होता है वो काइल को भी ले जाने के लिए साफ साफ कहाँ कर देता है। फिर क्या था, डियागो को हराने के लिए ये लोग निकल जाते हैं अपनी शिप लेके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारे टोका का सीन, जहाँ पे फ्यूरो जो होता है वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है और आखिर उस जंजीरों से मेरी बेटी को बांध क्यों रखा है। तभी हमारा जो भाई होता है वो सारी की सारी स्टोरी बता देता है हमारी फ्यूरी को। एंड बेशक हमारा जो फ्यूरी होता है वो काफी दिमाग से काम लेता है और कहता है बेशक मैं समझ गया तुम्हारी बात। मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम पे उसे ब्लेम भी कर सकता था, लेकिन फ्यूरी कोई ब्लेम नहीं करता है, वो सीधे कहता है ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो बूढ़ा होते हैं वो आते हैं, वो दद्दू आके कुछ कपड़े देते हैं हमारे योना के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग को ये भी पता चलता है कि असल में जो दद्दू है ये सिर्फ फिजिकली ब्लाइंडनेस है, मतलब कि ये जो स्पिरिट और जो सोल होती है उस चीज को देख सकते हैं। हाँ मतलब बेशक ये किसी की बॉडी को नहीं देख सकते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एप्पल जो है वो हमारे भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपना जो भाई होता है वो मानता नहीं है एंड कहता है कि मेरे को जाना है तो उन्हें जाना ही है। वो काफी डिटरमाइंड होता है तो ऑफ कोर्स वो चले जाता है अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। लेकिन बीच में हमारे जो एप्पल होते हुए पहले तो कहते हैं कि वो नहीं आएगी, लेकिन बाद में भगते हुए आती है खुद ही। और फिर अपना जो भाई होता है अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है एंड उसको अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसे कहता है मैं जानता था तुम जरूर आओगी। एंड इतना कहने के बाद वो एप्पल को भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है। और इसी के साथ अब इनकी टीम और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है एंड ये लोग पहुंच रहे हैं आगे दुश्मनों की तरफ। वहीं बीच रास्ते में जाते जाते हमारा जो भाई होता है मिली से पूछता है कि आखिर तुम ये सुपर हीरो बनना क्यों चाहती हो, मतलब तुम हीरो क्यों बनी है। एंड हमारी जो मिली है वो बताती है असल में वो बस पीस लाना चाहती है और वापस जैसे वो पहले खेला करते थे वैसे खेल पाए, यानी वही चैन वापस लाना चाहती है। तभी जो एफिल होती है वो कहती है हम दुश्मनों के दरवाजे पे पहुंच चुके हैं जोस। और तभी जो अटैक होता है उन लोगों के ऊपर होना शुरू हो जाता है और अब वो कहते हैं हमें एक शील्ड की जरूरत है, और हमारा टोका जो होता है अपनी स्वॉर्ड से शील्ड बना लेता है। हम लोगों को दिखाया था कि असल में जो एफिल है उसने बिट्रे कर दिया हमारी हीरो टीम को एंड हमारा जो टोका है उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर दिया होता है उन लोगों के सामने डीमंस के। और जो हमारी शियोन वाली बॉडी है उसे उठा के वो ले जा रही होती है अंदर। हालांकि एफिल ने हमारी हीरो टीम को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया होता है, बल्कि असल में ये हमारी एंडी की एक चाल होती है जिसमें उसने हमारे भाई की रियल बॉडी को, यानी टोका की रियल बॉडी जो है उसको कॉफिन से बाहर निकाल के उसके अंदर भाई की दोबारा सोल भर दिया है। एंड ऑफ कोर्स वो अंडरग्राउंड रास्ते से जा रहे हैं और शियोन की जो खाली वेसल वाली जो बॉडी है वो हमारे एफिल के पास है। अब भाई जो टोका होता है वो काफी टाइम से कॉफिन के अंदर उसकी बॉडी बंद थी, इसलिए वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी एंड्रिया आती है एंड ऑफ कोर्स ये तीनों साथ में मिलकर अब जाते हैं और अंदर आने के बाद दो मॉन्स्टर को पकड़ते हैं जो कि पेट्रोल कर रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनमें से एक के अंदर हमारी एंडी घुस जाती है और अपनी बॉडी को, यानी एंडी की बॉडी को ऐसे बांध लेते हैं जैसे वो कोई हॉस्टेज हो। इवन हमारा जो टोका होता है वो भी उनमें से एक के अंदर अपना कॉस्ट्यूम बदल लेता है। हमें दिखाया था कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैप्चर हीरोज है जिन्हें बचाने के लिए हमारा जो भाई होता है वो एक तिकड़म लगाता है, वो अपने चेहरे के ऊपर एक रेड कलर का स्कार्फ ओढ़ लेता है जिससे कि वो एक अपर वाला मॉन्स्टर लगे। एंड बाकी के जितने भी वहाँ पे मॉन्स्टर है वो सारे के सारे उसके बात सुने एंड यही होता भी है। उसी के चलते अपना जो टाका है वो सबको एक अलग ही नई चीज सिखाता है इन सभी डीमंस को। टाका उन सबको समझाता है कि भाई ये सब लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, ये एक नया मजा वाले तरीका है। कहने का मतलब कि एक नए तरीके से मजे लो यार, ये सब तुम क्या कर रहे हो, मार मुर के क्या मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स उन सभी डीमंस का दिल जीत लेता है। तभी हमारे टोका को कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो कि उसे बताते हैं कि भाई हमें तुम्हारी बात काफी अच्छी लगी, क्यों ना तुम इसे हमारी क्वीन को ही बता दो। एंड तब हमारा भाई जो होता है फाइनली से क्वीन से मिलने का मौका मिलता है जो कि असल में वही वाली लेडी होती है जिससे ये लोग पहले भी भिड़ चुके हैं वैसे तो। तभी हमारी क्वीन से मिलने के बाद हमें जो टाका होता है उसे सारी की सारी बात बताना शुरू कर देता है, एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में बताना शुरू कर देता है जहाँ पे बिल्कुल पीसफुल हो, कोई मारा मारी ना हो। एंड ऐसे वर्ल्ड के बारे में सुनने के बाद हमारी जो क्वीन होती है उसे भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है इस चीज में।
तभी जो हमारा टोका होता है वो मौके पे चौका मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इसी चीज में अपना भाई जो है काफी ज्यादा माहिर है। एंड वो उस क्वीन को कहता है कि प्लीज मेरे सर के पास ये जो लाइट है इसे टच करो ताकि आप मेरे विजन को देख पाओ। वो दुनिया जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो आप देख सकते हो, बस इसे टच करो। एंड इतने में ही एंड जैसे वो उसे टच करती है हमारा भाई उसे नॉकआउट कर देता है। एंड भी अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही वो उस क्वीन को मारता है, बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे नीचे से एक ब्लैक होल जैसी चीज आने लग जाती है जो कि क्वीन को बॉडी को तो अलग कर ही लेती है, साथ ही साथ हमारे भाई को भी बस ले ही जाने वाली होती है। लेकिन हमारी जो एंडी होती है वो जैसे तैसे हमारे भाई को बचा लेती है वापस कॉफिन में लाके। तभी हम लोग को देखने को मिलता है फ्री ब्रिज, जो कि बेशक हमारी एंडी का बड़ा भाई है। इवन जो फ्री ब्रिज है वो भी हमारी एंडी को हमारी एक हीरो साइड में देखने के बाद काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है अबे तुम यहाँ क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो मिली होते हैं उसके बिल्कुल कपड़े गायब हो चुके होते हैं। एंड पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इस एपिसोड में या फिर इस एनिमे में कि बार बार लड़कियों के कपड़े कहाँ जा रहे हैं। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्लर पूरा है भाई। इवन मिली जो होती है उसका से देखने के बाद हमारे जो दानव लोग होते हैं उनके अंदर का दानव जागने लगता है। इवन मिली पे ज्यादा अट्रैक्शन न जाए इसलिए हमारे जो प्रिंसेस होते हैं वो भी अपने कपड़े उतार देती है। वहीं जो एंड्री होते हैं वो अपने बड़े भाई को मिला रही होती है हमारे भाई से, और जब इन लोगों के बीच में बस बातें चल रही होती है तभी हम लोग को पता चलता है इस समय जो फ्री ब्रिज है वो असल में ह्यूमैनिटी के साथ यानी कि ह्यूमंस के साथ अत्याचार है, फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमारी जो एंड्री जो है वो असल में जैसे पीसफुल वर्ल्ड चाहती है वैसा ही वो लोग भी चाहते हैं। यानी कि डिएगो और फ्री ब्रिज इनका जो प्लान है असल में वो सेम ही है, एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने का। एंड जैसे हमारे हीरोज का भी है वैसे ही, लेकिन दोनों के प्लान में से बस फर्क इतना है कि हमारी जो हीरो टीम है वो किसी को बुरा फील नहीं कराना चाहती है, क्योंकि किसी छोटे लोगों को कुचलना नहीं चाहती। यानी जो ह्यूमंस है उनके साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, ये सब नहीं चाहते वो लोग। दोनों जीव साथ में भी जो जी सकते हैं ना, बस यही वो लोग चाहते हैं। एंड बेशक हमारे जो फ्री ब्रिज और हमारे डिएगो जो है इन दोनों का प्लान बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये लोग बस में एक तरह से रिवेंज ही लेना चाहते हैं ह्यूमंस से साथ, जो कि क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले उन लोगों के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। एंड कहीं ना कहीं हमारी जो हीरो टीम है और साथ ही साथ जो विलन टीम है इन दोनों की जो गोल एक ही है, लेकिन असल में रास्ते अलग अलग हैं। इसी बीच जो फ्री ब्रिज होता है वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या वो उसकी टीम में ज्वाइन करना चाहेगी, लेकिन एंड्री साहब मना कर देते और कहते हैं नहीं, वो हमारे टाका के साथ ही रहने वाली है। एंड हमारी टोका के बारे में काफी सारे अच्छी अच्छी उसकी जो बातें होती है वो गिनाने शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे डिएगो आ जाता है जो कि बिल्कुल एक मुक्का मार के सब कुछ तहस महस करना शुरू कर देता है। और डिएगो वहाँ पे सबसे पहले आने के बाद हमारी जो क्वीन होती है उन लोगों की, उन मॉन्स्टर्स की, जो कि उनमें से एक जनरल भी होती है, उनको उठा के खा जाता है। और ऐसे सीन को देखने के बाद जितने भी वो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं, कहते हैं भाई ये क्या कर दिया इसने। इवन सबके सब थोड़े हैरान हो जाते हैं।